इन जनरल अगर बोलेंगे ना, जेईई मेंस का सवाल है ना वो, कब आया, कौन से साल में? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl इज मोर देन एसिटिक एसिड। ये जो लिमिटिंग वर्ड है इसके वजह से समझना पड़ेगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मैंने ग्राफ बनाया था, KCl का ऐसा था, एसिटिक एसिड का ऐसा था। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखो ना, ये यहाँ आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है ना भाई। लैम्बा एम वर्सेस रूट सी था, याद करो, ऑन सगर इक्वेशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐसे भी दो तीन रीजन है आपके पास, एसिटिक एसिड भी 100% डिसोसिएटेड है और KCl भी 100% डिसोसिएटेड है। HCl तो ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है, H प्लस तो ऐसे भी एक्सेप्शनली हाई है ना, उसका रीजन भी पूछा था ना आपसे, H प्लस का एक्सेप्शनली हाई क्यों है ना, कुछ लोगों ने बताया भी था। तो लास्ट क्लास जो एक दो क्वेश्चन था उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, करना है वो डिस्कस या छोड़ दूं? बोलिए, तुमने किया था आयुषु क्वेश्चन, याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली क्वेश्चन पैराग्राफ में जो था, लास्ट क्लास बोर्ड पे लिखा था हमने, एक बार ऐसे फिर से कर ही लेते हैं क्वेश्चन, है ना? हाँ मतलब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे दो फायदा होगा इन दोनों क्वेश्चन से, कि हम मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड भी समझ लेंगे एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन ये तुम्हारा 2005 का क्वेश्चन है, जे एडवांस का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कुछ डेटा गिवन था, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। एक रिएक्शन दिया हुआ है बच्चे, Ag प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस AgCl सॉलिड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। Ag प्लस Cl माइनस AgCl, इन सब का डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट गिवन है ना, प्लस 77 माइनस 129 माइनस 109, ये सब गिवन है। सबसे पहला है राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कैलकुलेट ई नॉट सेल, है ना, ऑल्सो फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। देख रहे हो क्या क्या क्वेश्चन है? पहला क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है, दूसरा ई नॉट सेल निकालना है, तीसरा सॉल्युबिलिटी निकालना है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट है, राइट जी। ए पार्ट में 3 क्वेश्चन है और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, एक बार फिर से मैं पूरा लिख ही देता हूँ, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एंड Ag प्लस Cl माइनस और AgCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड केस में गिवन है। ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है एंड सॉल्युबिलिटी निकालना है। फिर बोल रहा है कि 6.539 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ जिंक सॉलिड क्या कर दिया गया, एडेड टू इज, जिंक सॉलिड इज एडेड टू 100 ml ऑफ क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, यही है ना जी, is added to 100 ml of saturated solution of AgCl. Find the value of क्या, log 10 Zn plus 2 by Ag plus का स्क्वायर, ये निकालना है। फिर एक और पार्ट बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स, है ना, हाउ मेनी मोल्स लिखा था ना लास्ट क्लास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ag, नहीं, how many moles of Ag will be precipitated in the above reaction, Ag will be precipitated, समझ गए, यही। और क्या गिवन है इसमें, और भी क्या गिवन है, ये तो गिवन है ए नॉट Ag प्लस से Ag 0.08 वोल्ट, सॉरी 0.8 वोल्ट, और ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn माइनस 0.76 वोल्ट। चलो सेल रिप्रेजेंटेशन, भार्गवी क्वेश्चन तुम्हें भी दिया था लास्ट लेक्चर में, बताओ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बताओ, है ना, कम से कम ये होमवर्क तो किया होगा, 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया है क्लास में, तो ये होमवर्क तो किया होगा, ऐसा मानते हैं। याद करो मैंने लास्ट लेक्चर नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था,
मतलब ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता था, और ई सेल या ई ओपी ई आरपी नॉन स्टैंडर्ड केस में कैसे निकालेंगे, इसी पे सवाल चल रही थी हमारे, याद है आपको? हाँ, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ई नॉट सेल के बेसिस पे के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट के बेसिस पे के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, एक नया चीज वो भी सीखा। पहले तो था ना सॉलिडिटी प्रोडक्ट और लॉग 10 वाला और रेशियो, वो दोनों सही आ गए। हाँ, मुझे पहले तो सेल रिप्रेजेंटेशन इससे जानना है, किसी और से नहीं जानना है। सर और एक डाउट था। नहीं, शुरू वाला पार्ट, ये ओवरऑल सेल, ये ओवरऑल रिएक्शन है, अच्छा वो सर, ये रिएक्शन है ओवरऑल भाई, इसके बेसिस पे सेल रिप्रेजेंटेशन देना है आपको। सर एक डाउट, ठीक है, हाँ बोलो ना। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे अपन, मतलब डेल ई बाय डेल टी। डेल्टा एस कहाँ निकालना है? क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसमें एडवांस में था कि डेल्टा एस पूछा है तो डेल ई बाय डेल टी। वहाँ पे एंथैल्पी जीरो पकड़ा हुआ है तो सर इस पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंथैल्पी जीरो दिया हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ उस रिएक्शन दिया है तब तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एस इनटू टी होता है। नहीं डेल एस इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी विद कांस्टेंट। वो अभी निकालने, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम दो उसमें, पहले इस पे बात करेंगे, अभी वो आगे का टॉपिक है, थोड़ा डिस्कस नहीं किया है। इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों भी नहीं हो रहा। अरे वही तो है, एनोड और कैथोड पे हो रहा है, वो ओवरऑल रिएक्शन है, वो देख के लग रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एनोड और कैथोड पे ना एक्चुअल में वो हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन किसका है, मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड का सवाल है, तो उसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। मतलब Ag से Ag प्लस जा रहा है और Cl से Cl माइनस जा रहा है। वही सोचो कैसे होगा ओवरऑल रिएक्शन, सोचो थोड़ा। Cl डबल Ag प्लस Ag। देखो 11% देखा हो, कौन सा, वो 11%। नहीं नहीं अभी इसको कर लेते हैं पहले, मैं बोलता ना हो सकता है वो आगे के थ्योरी के पार्ट होगा, इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल करके टर्म, उस पे बात करेंगे। वो वाला नहीं है, लिमिटिंग मोलर का, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का। उसको ऐड करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा ओवरऑल, एनोड और कैथोड पे जो लिख रहे हो एग्जैक्टली वही आना चाहिए ना ओवरऑल। ठीक है, पहला पार्ट ए पार्ट सॉल्यूशन करते हैं बच्चे, ए पार्ट का पहला, देखो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो इलेक्ट्रोड है ना, उसमें कैसा रिएक्शन होता है पता है, एजी मेटल है ऐसे समझना, एक मिनट मैं समझाता हूँ क्या है वहां पे, रफली ऐसे समझना, इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल कैसा है पता है, एजी मेटल है, एजी सॉलिड है, उसके चारों तरफ कोटिंग है एजीसीएल की, एजीसीएल सॉलिड की, और ये पूरा यहाँ पे अंदर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल, मतलब ये इस तरह का दिखता है भाई, तो कवरिंग सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करता है। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो सोचना है। अगर ये एनोड बन गया, पहले तो ये भी सोचना होगा कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें एनोड कैसा दिखेगा और कैथोड कैसा दिखेगा, ये एनोड है या कैथोड है, कौन सा, ये वाला जो अभी हमने लिखा ये एनोड है या कैथोड है, ये एक कंपार्टमेंट होगा, बोलो, एक कंपार्टमेंट ऐसा होगा और दूसरा कंपार्टमेंट ना मेटल इलेक्ट्रोड होगा, समझ में आ रहा है, दूसरा कंपार्टमेंट कैसा होगा जी, मेटल इलेक्ट्रोड, तो वो भी सिल्वर का ही होगा, पता है दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे सिर्फ सिल्वर है सॉलिड और ये कनेक्टेड है और सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगाना पड़ेगा फिर, ये पूरा, ये इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, मेटल मेटल सॉल्ट इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोड, मेटल भी है बीच में, उसके चारों तरफ कोटिंग है उसके प्रेसिपिटेट का, उसके सॉल्ट का, और ये पूरा डिप्ड है किसमें, उसी के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड, जो बहुत पहले का होमवर्क था। आप दो इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे समझते हो, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, उसी पे बार बार बात होती है, जिंक और जिंक सल्फेट, कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी अच्छे से समझते हो, है ना, रेडॉक्स टाइप भी इलेक्ट्रोड होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे इसने होमवर्क किया नहीं तो बोल रहा है सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, पता ही नहीं चल रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन है भाई,
लेकिन अगर इसको तुम स्प्लिट करो एनोड और कैथोड पे तो रेडॉक्स जैसा दिखेगा। एनोड पे कैसा रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चे, तो Ag सॉलिड है ना प्लस Cl माइनस गिव्स क्या, AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये है एनोड पे ये रिएक्शन है। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे जो Ag सॉलिड है वो एक तरह से है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सॉल्यूशन के क्लोराइड से रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना दिया Ag प्लस, और सॉल्यूशन के क्लोराइड से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट भी बना दिया। सॉल्यूशन के क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट भी बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया उसने। इस Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दिख रहा है आपको, और खुद बन गया Ag प्लस। अब Ag प्लस Cl माइनस जो सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो Cl माइनस उसके साथ चिपक जाएगा और जाके वहीं बैठ जाएगा। नहीं समझे, जो Ag प्लस बाहर आया ना वो Cl माइनस से रिएक्ट करके वहीं बैठ गया, कोट कर दिया। आया समझ में। कैथोड पे क्या होगा भाई, कैथोड पे जो Ag प्लस है यहाँ पे वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं समझे। अब इसको ऐड करके देख थोड़ा क्या मिल रहा है, सॉलिड सॉलिड Ag सॉलिड कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, क्या मिला तुम्हें, Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, क्या मिला इधर। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया, आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए कि मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। कम से कम क्वेश्चन देखो है नहीं कहीं भी एनसीईआरटी में, कहीं नहीं, लेकिन जो एडवांस चल रहा है ना भाई, पूछता है वो रेडॉक्स टाइप इलेक्ट्रोड भी पूछता है। सर मुझे एक डाउट समझ गए ना। हाँ हाँ, साकेत बोल रहा था कि वो सॉल्ट ब्रिज जैसे एक्ट करेगा। नहीं नहीं सॉल्ट ब्रिज तो अलग ही है। तो नहीं मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों को मिक्स करने से रुकता है और रिएक्शन चलने देता है ना। हाँ वो उस सेंस में सही बोल रहे हो, है ना, उस सेंस में सही बोल रहे हो। देखो ये तो हो जाती है कि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल थ्योरी जब एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते हैं ना तो थ्योरी को लेके भी एक स्टोरी बनाते हैं हम लोग। पता चला हम भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जब हम जाके देखें तो पता चला कुछ और मिल रहा है, लेकिन हमारी ऐसी स्टोरी बन गई उससे क्वेश्चन बन जाता है भाई। नहीं फंस रहे हम ना इतने दिनों से, मतलब हमारी स्टोरी सही। लेकिन फिर बोलूं आई एक्सेप्ट कि हो सकता है कि वहां जाके एक्चुअल सिनेरियो परफॉर्म करें लैब में तो कुछ नया चीज भी मिले। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा देखो जे एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही से इसको समझ के करें, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया जैसे तैसे कर लिया। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, एनोडिक में ये हो रहा है और कैथोडिक में ये हो रहा है। पूरी बात आई समझ में, बोलो, लिख के रख लो इसको फिर जल्दी, क्विक क्विक। यहां तक ओके है, सब लोग कर लिया। तो देखो होमवर्क अगर किए होते पहले तो अभी ये दिन नहीं देखना पड़ता, खैर कोई नहीं। अब बताओ ओवरऑल रिएक्शन तो पता चल गया बच्चे आपको, हाँ ओवरऑल रिएक्शन पता चल गया। अब जो रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, इसका डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड केस में सब आयन का क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी एक्स दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट का कितना है -109 माइनस ऑफ 77 माइनस 129, क्या ये करें ना, कितना आ गया 57, नेगेटिव में पॉजिटिव में 57 किलो जूल, किलो जूल है ना डेटा में, किलो कैलोरी है किलो जूल है, किलो जूल पर हाँ -109 डेटा में किलो जूल है या किलो कैलोरी है, किलो जूल नेगेटिव ऑफ, अच्छा क्या बोल रहे हो माइनस, इन दोनों का ऐड करना है ना, -57 यहाँ पे सही है ना, हाँ -57 सही है, मतलब इतना इंटू 10⁻³ जूल चलेगा। अच्छा आपको याद होगा कि सेम रिएक्शन का डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट ऑफ -NF E नॉट सेल। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमको ये चाहिए ना भाई, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, कितना लिख दें इसको। अब ओवरऑल रिएक्शन को देख के पता चल गया कि ये 1 है, n का वैल्यू क्या है,
कैथोड पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 1 मोल का गेन है, ये नहीं पता ना। लेकिन इसको -57 इंटू 10⁻³ रख दें क्या? बोलो। तो यहाँ से ई नॉट सेल आ जाएगा बच्चे। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो देख के बताओ, सॉल्व करके देखना। 0.59 वोल्ट आएगा। ई नॉट सेल कितना आएगा? 0.59 वोल्ट चलेगा? बोलो। अब बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर नस्ट इक्वेशन लगाओगे एट इक्विलिब्रियम, अगर सैचुरेशन में, इफ सैचुरेटेड, अरे दिया हुआ है ना सैचुरेटेड है भाई, तो सैचुरेटेड है तो नस्ट इक्वेशन क्या लिखे? ई सेल 0 लिख दोगे ना, तो ई नॉट सेल -0.0591/1 लॉग 1/s का स्क्वायर। कैसे 1/s का स्क्वायर? दिस बाय दिस करेंगे ना दोनों का, जो इसका सॉल्युबिलिटी होगा वही इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होगा। इस इक्वेशन पे बात कर रहे हैं भाई, इस इक्वेशन पे बात कर रहे हैं कि जो इसका Q होगा, मतलब K इक्विलिब्रियम, वो एक्चुअल में इसका एक्टिव मास बाय इन दोनों का एक्टिव मास का प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों का एक्टिव मास इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। इतना तो पढ़ा है भाई। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? क्या मैं पूरा लिख दूं या डायरेक्ट Ag प्लस उसकी वैल्यू समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 0। ये कितना है? 0.59 है ये, -0.0591 लॉग कितना? 1/s²। अब सबको उधर कर दें, लॉग 1/s² कितना आ जाएगा बच्चे? 10 की पावर 10। अभी तो 10 आएगा ना, अभी 10 आएगा। अभी 10 आएगा। तो यहाँ से 1/s² 10 का पावर 10, तो s इज इक्वल टू क्या? 10 का पावर -5। वेरी गुड, मोल पर लीटर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी। पता है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ, यहाँ पे भी एक नया ट्विस्ट है, ये जो तुमने निकाला है क्या है पता है? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 10⁻⁵ मोल AgCl इज प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड एक्वस फॉर्म। अगर आपको सॉल्युबिलिटी का लेक्चर याद है अच्छे से तो आप ये जरूर समझ पाओगे। मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी मैंने लिखा है, अगर सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ मोल पर लीटर है, इसका मतलब है इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 10⁻⁵ मोल ऑफ AgCl इज प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड एक्वस फॉर्म। बताया था कभी? तो हमें पता चल गया 1 लीटर में क्या है बातें। यहां तक समझ गया जी? लिख लो, यहां तक जल्दी लिखो। नस्ट इक्वेशन हम उसी के लिए लगाए बच्चे, यहां तक समझ में आ रहा है? नस्ट इक्वेशन उसी के लिए लगाए हैं, ठीक है? सर इसका एनोड का रिएक्शन क्या था? Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस सिर्फ Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी उधर ही है नहीं? दोस्तों ट्रेनिंग दो इसको यार तुम लोग। वो पूरा मैंने ग्राफ बनाया, फिर 10 मिनट CBSE का बात किया, नहीं देखा? नहीं बात किया, फिर भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। हाँ नेक्स्ट पार्ट का बात करें इसमें। नेक्स्ट पार्ट अब ये वाला पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? बताओ जल्दी बोलो। हो जाएगा क्या? इतना ग्राम जब तुमने ऐड किया है ना, कहाँ ऐड किया है? एडेड टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसी वाले कंपार्टमेंट में ऐड किया है ना, तो क्या हो जाएगा उससे? Ag प्लस और Zn में रिएक्शन हो जाएगी। जो सॉल्यूशन में Ag प्लस है और जिंक जो है ना, वो ऐसा, ये तो पढ़ा ही हमने, 2Ag सॉलिड प्लस Zn प्लस 2 एक्वस, ये हो जाएगा। हमें ये पता है कि 100 ml में कितना था ये? सर उसकी जरूरत भी नहीं, नेक्स्ट से आ गया। हमें क्या निकालना क्या है? log 10 ऑफ आयंस का रेशियो। हाँ ठीक है,
नहीं लेकिन अच्छा हाँ सैचुरेटेड है तो Ag प्लस हमेशा वही रहेगा, Ag प्लस चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि वो बार बार वो आगे आ रहा है। अरे ऐसा नो, जब Ag प्लस निकला है यहाँ से, Ag प्लस कितना है यहाँ पे 10⁻⁵ मोल पर लीटर है ना, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इनिशियली, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, बाद में वैल्यूज आ जाएगा, सही बोल रहे हो। पहले इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालो, कितना आएगा 0.08 प्लस 0.76, 0.8 प्लस 0.76, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन लेना है ना, दोनों का रिडक्शन गिवन था, तो कितना आ गया ये 1.56 वोल्ट। अब इस रिएक्शन का ई सेल क्या बोलेंगे बच्चे, 0, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, यहाँ कितना Zn प्लस 2 बाई Ag प्लस एक्वस, राइट। मतलब सेकेंड वाले सेल में जो मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट है, वहां पे जब जिंक का एक चंक डाला, जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा डाला, तो वो पूरा टुकड़ा जो है रिएक्ट कर गया, पूरा टुकड़ा रिएक्ट कर गया, और क्या बना दिया Zn प्लस 2। कितना बनाया हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो वैल्यूज निकालना है वो शायद आ जाएगा यहाँ से। इसको 0 रखना है कि नहीं रखना है इसको? सर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻²। सॉल्व करना पड़ेगा ना। Ag प्लस का कितना आ रहा है? अच्छा हमें तो डायरेक्ट उसी का वैल्यू निकालना है ना बच्चे, तो दिक्कत है ही नहीं। तो वेट भी ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स के सर अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया सर अगर वो वैल्यू इसके कंसंट्रेशन से कम होता तभी वो अफेक्ट होता, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में चेंज लाने के लिए अगर वो उसका कंसंट्रेशन Ag के कंसंट्रेशन से कम होता या ज्यादा होता तभी मतलब कौन से इस पे अफेक्ट होता, क्योंकि अभी वो वैल्यू का यूज ही नहीं हो रहा ना। हाँ वही डिस्कशन ही कर रहे हैं कि ये क्यों है ये वाला डेटा। आयुष बताओ कि जो तुमने जिंक का चंक डाला एनोडिक कंपार्टमेंट में, हाँ इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ag प्रेसिपिटेटेड, यहाँ के लिए इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये बनेगा। QSP greater than KSP के लिए नहीं, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है ना। हाँ अगर ये पूरा उधर चला गया है ना, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन। अब देखो एक बार करो, इसको कैसे करोगे बताओ, जल्दी से बताओ। 52.8 आ रहा है आंसर? हाँ 52.9 तो आंसर यहाँ भी है ना। मतलब देखो कहीं ना कहीं ये फिर से इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, नहीं तो यहां से मतलब एक एनोडिक हाफ सेल में भी एक रेडॉक्स शुरू हो गया, एनोडिक हाफ सेल में भी जिंक का चंक डालने से एक रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गया, और फिर से एक सैचुरेशन तो आएगा ही ना भाई, रिएक्शन चलेगा, और चूंकि वहां पे AgCl बहुत ज्यादा है, Ag इलेक्ट्रोड भी है, तो ये फिर से एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा वहां, मतलब एक एनोडिक हाफ सेल में एक ओवरऑल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो हमें जो चाहिए था मिल गया क्या? बोलो कितना हो रहा है बताओ? लॉग ऑफ Zn प्लस 2 बाई Ag प्लस स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कितना हो रहा है? ये 1.56 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059, नहीं कितना है ये? 52.9 आंसर भी है इसका। और थर्ड पार्ट कैसे करोगे? थर्ड पार्ट के लिए वो डेटा यूज करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट के लिए कौन सा डेटा यूज करना पड़ेगा? वो जो हमको बोला है कि 10⁻³ मोल्स पुट किया है 100 ml, तो फिर उससे कितना Ag सर मतलब अगर QSP greater than KSP होगा, मैंने 2 into 10⁻³ आंसर 2 into 10⁻³ बताओ कैसे करोगे थर्ड वाला पार्ट? सर QSP greater than KSP लगा सकते हैं ना, उस पे QSP में AgCl का सिर्फ ये निकालना है मोलर, तो वहाँ से मोल तो निकल ही जाएगा, और हमें सॉल्यूशन 1 लीटर है तो मोल तो निकल जाएगा। पहले तो ये बताओ जिंक का मोल कितना है? एक मिनट, जिंक का मोल कितना है पहले ये बताओ, कितना था? पॉइंट कितना था? तो 0.5 एक मिनट 10⁻³ मोल्स आपके पास, 10 का पावर -3 -3 मोल है पक्का?
सबसे डिवाइड करके निकाल लिया। अब मुझे बताओ 100 ml में 10⁻⁵ सॉलिबिलिटी है ना बच्चे, पर लीटर है ना बच्चे, तो 100 ml में 10⁻⁶ मोल हो जाएगा क्या, Ag प्लस ना। 1 लीटर में 1 लीटर में कितना था सॉलिबिलिटी, जो एनोडिक कंपार्टमेंट में Ag प्लस की सॉलिबिलिटी कितनी आई थी शुरू में, 10⁻⁵ था ना। पहले सुन लो, एक मिनट, 10⁻⁵ था ना एनोडिक में, लेकिन वो 1 लीटर में था। उसी एनोडिक में तो 100 ml दिया है ना, तो 100 ml में Ag प्लस कितना होगा, दिस इज इन 100 ml, बोलो इतना मोल है ना, और ये कितना है। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, ये 10⁻³ है और ये तुम्हारा कितना है, 10⁻⁶ है, ये है ना जी। अगर ये पूरा उधर भी चला गया तो ये एक्सेस रिएजेंट ही है ना। अरे यस नो, ये एक्सेस रिएजेंट है ना भाई। अगर ये रिएक्शन पूरा भी उधर चला गया तो ये क्या है, और इसको तुम घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो ये बार बार आ जाएगा ना सॉल्यूशन में एक तरह से। सुनो, मुझे एक बात बताओ, 100 ml में Ag प्लस कितना है, पक्का, और उसी 100 ml जिंक का मोल कितना है, पक्का। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ना, तो ये तो खत्म हो ही नहीं रहा है, तो जितना 100 ml में Ag प्लस है पूरा यहाँ भेजना, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो ये बट सर डायरेक्ट आंसर निकालो। नहीं, डायरेक्ट 10⁻⁻⁶ मोल। सर अगेन एंड अगेन होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा Ag सॉल्यूशन। नहीं, वो वाला क्वेश्चन ना अलग से दिया है, वो इलेक्ट्रोड वाला नहीं है। मुझे क्या लग रहा है, एक मिनट एक चीज और क्लैरिटी कर दूं, कि बोल रहा है 100 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाला है, वो एनोडिक हाफ सेल में नहीं डाला है, मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड में नहीं डाला है। सर Got it? अगर मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड तब तो चलता रहता, तो इतना ही बन जाता। हाँ, इतना ही बनता, बिल्कुल सही। एक बात लैंग्वेज देखो ना, क्या लैंग्वेज है बताओ मेरे को, लैंग्वेज देखो क्या है। बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, सॉरी, जिंक मेटालिक एडेड 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा एनोडिक कंपार्टमेंट में डाला है, मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड में डाला है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। हमने जब आयोनिक में सॉल्व किया था, प्रेसिपिटेट जब तब होता है जब QSP ग्रेटर देन KSP होता है। वो प्रेसिपिटेट की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे प्रेसिपिटेट बोल रहा है Ag प्लस को, सॉरी सिल्वर को। यहाँ प्रेसिपिटेट किसको बोल रहा है, सिल्वर को प्रेसिपिटेट बन रहा है, AgCl प्रेसिपिटेट नहीं बोल रहा है। तो सिल्वर कितना बनेगा उसी इक्वेशन के साथ डिसाइड होगा ना। यहाँ सिल्वर भी तो डिपॉजिट हो रहा है भाई। मैं बताऊं, लैंग्वेज यही को भी थोड़ा संभालना चाहिए कि हाउ मेनी सिल्वर डिपॉजिटेड, बेटर है ये बोलना चाहिए। तो कितना आंसर आएगा, 10⁻, तुम बताओ ना 100 ml में Ag प्लस है कितना भाई, हाँ सर, मैं 10⁻⁶ मोल है, उतना ही पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि अगर अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फिर हमको वैसे भी मालूम है कि QSP ग्रेटर देन KSP। QIP, हाँ QIP सर। ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन कल दिया था, वो वाला भी कर लेते हैं जल्दी से। चलो ठीक है, पूरा डिस्कशन समझ में आ गया सबको, कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं समझ में आ गया, बढ़िया। कल मैं लिखवाया था, एक बार फिर से दे देता हूं। यहाँ पे Ag है, AgCl सॉलिड है, फिर KCl है 0.2 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रीज है, फिर KBr है 0.001 मोलर, फिर AgBr है सॉलिड, फिर Ag है। इसका EMF निकालना है ना। Calculate the EMF generated and assign the correct polarity of each electrode for spontaneous process taking place into the account the cell reaction at 25 degree C। पूरे लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं, फिर से लिख सकते हो। ये ओवरऑल रिएक्शन बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चे, 1992 का सवाल है, 4 मार्क्स का है ना। फॉर गैल्वेनिक सेल, ये पूरा गैल्वेनिक सेल है। Calculate the EMF generated and assign the correct polarity to each electrode for spontaneous process taking place taking into account the cell reaction at 25 degree C। given है
KSP दिया हुआ है AgCl का 2.8 इंटू 10⁻⁻10 और KSP गिवन है AgBr का भी 3.3 इंटू 10⁻13। ठीक है, ई नॉट सेल नहीं गिवन है, sorry। नहीं ई नॉट सेल भी गिवन नहीं है, हो सकता है इसका डेटा हमें देखना पड़ेगा कि उस हाफ सेल का वैल्यूज क्या है। पहले तो एक काम करो, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख के दिखाओ मेरे को, और एग्जैक्ट में कौन एनोड है कौन कैथोड है वो भी देखना पड़ेगा। सर आपको कॉमन का इंटीग्रेशन आप बता सकते हो। नहीं, ये तो फिर से वही हो गया, मेटल मेटल सॉल्ट्स इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड हो गया, और यहां पर भी मेटल मेटल सॉल्ट इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड, दोनों मेटल मेटल सॉल्ट इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना ही बच्चे, और कुछ इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, केएसपी वैल्यू गिवन है, एनोड पे क्या हो रहा है कैथोड पे क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। अगेन इस क्वेश्चन को तुम ना घर पे ट्राई करना, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लिख के रख लो पूरा क्वेश्चन, है ना। जो तुम्हारे पास PYQ है उसका कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 55। इसको घर पे ट्राई करना। अभी हेडिंग लिखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल, नहीं कॉन्सेंट्रेशन सेल, हेडिंग दो, एक पेज का जगह छोड़ दो और हेडिंग दो, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। तो मुझे बताओ नर्स इक्वेशन लगा पाओगे ना किसी भी क्वेश्चन को लेके, कि अभी दिक्कत फील होगी? ई सेल EOP ERP निकाल लोगे नॉन स्टैंडर्ड केस में? अगर तुम्हें स्टैंडर्ड वाला डेटा दिया हुआ है तो नॉन स्टैंडर्ड केस में EOP ERP कितने क्वेश्चन किए नर्स इक्वेशन के? मेंस में से 30 हुए हैं और एडवांस में से आज सुबह से लेकर अभी तक 25। एक मिनट यहाँ से 86 से तुमने किया नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन? एडवांस के 40 बन रहे हैं नहीं बन रहे नर्स इक्वेशन वाले पे? और वो जो एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, मॉड्यूल के सारे किए। हाँ वो मैंने मॉड्यूल के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला बात कर रहा हूँ, हाँ, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन किसको, वो भी परेशान तो नहीं कर रहा वो टॉपिक? पक्का? ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन हुए आज टोटल तुम्हारे? मॉड्यूल के सारे जो different- मुझे ये चाहिए कि PYQs आप फर्स्ट टाइम ही तो देख रहे हो, कभी तो आपने प्रैक्टिस किया नहीं, लेकिन उसमें कितना % क्वेश्चन बन जाता है? जेई मेंस का मेंस का अगर बात करें तो almost सारे सारा बन जाता है, मतलब ऐसे अगर 50 क्वेश्चन है तो एक या दो गलत होता है जो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मतलब कंसेप्चुअली दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन परेशान करता है। हाँ मतलब वो और एडवांस में कितना %? एसआरपी और एसओपी में कभी माइनस प्लस में कर हाँ, और एडवांस में वो तो प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा, वो चीजें ऐसा नहीं है कि इनबिल्ट किया जा सकता है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं वो चीजें, सब्जेक्टिव के अलावा है ना। almost सारे सब्जेक्टिव में कभी- सब्जेक्टिव मान के चलो ईयर लॉन्ग जैसा है भाई, हाँ। तो इट विल टेक टाइम, बट यस सब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन भी करोगे ना, कंसेप्ट बहुत अच्छा ब्रशअप आज होता है। सुबह से एडवांस का 25% किया, उसमें मुझे 4 क्वेश्चन देखना पड़े। 4 ही देखना पड़ा, बाकी जिद करके खुद से बना लिया। अब एक काम करो, 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखो, उसको दूसरा दिन ट्राई करो, फिर से छोड़ दो वहां पे, दूसरा दिन फिर से ट्राई करो, क्योंकि एडवांस का तब माइंडसेट प्रिपेयर होगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखो। देखो होता क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, एनोड और कैथोड पे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सेल से रिलेटेड था, एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, इसीलिए मैंने एडवांस के सवाल को अभी तुम्हें बोला कि घर पे ट्राई करना, क्योंकि उसका कंसेप्ट मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन सेल का खासियत क्या होता है बच्चे, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में सब कुछ सेम होता है, सेम इलेक्ट्रोड सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ जो Ag+ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 होगी, और यहाँ जो Ag+ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। टू हाफ सेल एग्जैक्टली सेम, only the concentrational difference between them, and they are connected, along with they are connected with the salt bridge and all। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है
यहाँ पे करंट पास हो उसके लिए C1 C2 पे कमेंट कीजिए, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए? जो एनोडिक कंपार्टमेंट में है Ag प्लस सॉरी सिल्वर सॉलिड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, Ag एक्वस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एनोडिक कंपार्टमेंट में खुद क्या हो जाए, ये ऑक्सीडाइज हो जाए, अपने आप ये हो जाए। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो जाए बच्चे, जो यहाँ Ag प्लस था वो एक इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाए। तो C1 greater than मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इधर चले आए, वही तो कॉन्सेंट्रेशन अलग कर दिया ना, C1 greater than कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर दिया ना। अगर सब सेम रखोगे तो कुछ नहीं होगा, C1 has to be greater than अगर एग्जैक्टली सब सेम रखा तो कुछ नहीं होगा। बाकी हम देखते हैं C1 ज्यादा या C2 ज्यादा, उस पर बात करेंगे। मेरी बात समझना, C1 ज्यादा या C2 ज्यादा उस पर बात करेंगे। पहले इस पे बताओ, मैं इस पे एक नस्ट इक्वेशन लगाना चाहता हूं, मुझे ये बताओ EOP नॉन स्टैंडर्ड केस में E नॉट OP माइनस 0.0591/1 लॉग क्या लिखूं बच्चे, Ag प्लस बाई 1 ना। सिर्फ एनोडिक कंपार्टमेंट में मैंने नस्ट इक्वेशन लगाया, अभी थोड़ा दूसरा पार्ट पे चला गया मैं, इस पे थोड़ी देर में बाद में आता हूं। मुझे बताओ, ये तो हमें पता है ना 0.8 होता है, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ Ag प्लस को मान लो C1 रख देते हैं। पहले ये बताओ कि एनोडिक हाफ सेल में OP बढ़ने के लिए, क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना, एनोडिक हाफ सेल में C1 OP बढ़ने के लिए, एनोडिक हाफ सेल में OP बढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? बोलिए, एक अलग से कंसेप्ट बता रहा हूं, ये एक्चुअली पहले भी बताना चाहिए। EOP अगर बढ़ाना है तो एनोडिक कंपार्टमेंट में जो मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करें या बढ़ाएं? अगर इसको कम करोगे, मतलब इसको अगर तुमने 1 के जगह पे 0.1 ले लिया तो भाई साहब यहाँ -1 बाहर आएगा ना, तो दिस प्लस समथिंग, इसको 0.01 ले लिया तो -2 बाहर आएगा, इसको 0.03 ले लिया। तो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या होता है, स्टैंडर्ड नहीं नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट क्या होता है, बोलो। अरे यार बताना यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओपी कब बढ़ेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। साकिब, कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है? भाई साहब ये वैल्यू बढ़ रहा है ना जब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। तुम ये बोलोगे कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और बढ़ेगी अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा, ये सुनना चाह रहा हूं मैं। सर किसी भी मेटल का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी अगर वो एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप्ड है जहां पे वही मेटल का आयन बहुत कम है, तो और ऑक्सीडाइज होगा ना, कॉम्पेंसेट करेगा भाई। मेटल ज्यादा है, ये यहाँ Ag प्लस कम है। मेरी बात है, किसी भी मेटल का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कब बढ़ेगा, जब सॉल्यूशन में उसकी उसी मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये इसी अंदाज में लिखना है, इसी अंदाज में लिखना है। इधर बता, अगर ERP का बात करें तो E नॉट क्या लिख दें, Ag प्लस 2Ag माइनस 0.0591/1 लॉग क्या लिख दें, यहाँ 1/C2 लिखना पड़ेगा भाई, देखना सही से। अरे इसका क्यों लिखना होता है ना, क्या लिखना पड़ता है, 1/C2। और ये तो आपको पता है कितना है, एक मिनट 0.8 वोल्ट हो गया, और यहाँ प्लस क्या लिख दें, 0.0591 लॉग C2। बोलो, तो किसी भी मेटल का रिड्यूस होने का टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिट है ना, क्या बोल सकते हैं, ERP कब बढ़ेगा, ERP बढ़ा रहे मतलब क्या बढ़ा रहे हैं भाई, टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन। EOP बढ़ा रहे मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, उस मेटल का टू गेट रिड्यूस, टू लूज इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिड्यूसिंग पावर। तो ये कब बढ़ने वाला है, जब Ag प्लस
बढ़ेगा। अब देखो आंसर आ गया तुम्हारे पास। ये सेल कब काम करेगा भाई? जब C2 जब यहाँ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो और यहाँ रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो। थप्पड़ लगाऊं। अरे भाई साहब यहाँ मेटल डिपॉजिट कराना है हमें, हाँ, यहाँ मेटल को डिपॉजिट कराना है, यहाँ मेटल को ऑक्सीडाइज कराना है। होने को खुश होना चाहिए, तो वो रिड्यूस होना तो चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भर भर के हो, और वहाँ पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी। यहाँ रिड्यूस होने की टेंडेंसी भर भर के हो, मतलब यहाँ मेटल कैटायन रिडक्शन में जाए और यहाँ पे ये बात है भाई, समझ क्यों नहीं रहा है? तो ये अपने आप कॉन्सेंट्रेशन सेल में चीजें कब चलेगी स्पॉन्टेनियसली? जब एनोडिक में जो Ag प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जब C1 C2 से कम हो। हाँ वो तो है ही, लेकिन और मतलब ये तो यही फाइनल क्लाउज है, लेकिन हम चाहते हैं ये भर भर के अच्छा पोटेंशियल दे हमें, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा दे। पहले एनोड में जब C1 बहुत कम हो C2 और C2 बहुत ज्यादा हो, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन जितना आगे जाएगा उतना कम करंट मिल जाएगा ना, हाँ मतलब खत्म होते जाएगा तो धीरे धीरे C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो उसमें डेड हो जाएगी ना, वही हाँ। तो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ Ag प्लस बहुत कम लिया है तुमने, धीरे धीरे Ag प्लस बढ़ भी रहा है। सॉल्ट ब्रिज ऑल्दो बैलेंस कर रहा है चीजों को, यहाँ Ag प्लस बहुत ज्यादा लिया है, धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है, तो एक समय आएगा कि डेड हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक ही कंपार्टमेंट से, मतलब एक ही हाफ सेल से बैटरी बन गई ना, दो अलग अलग हाफ सेल तो नहीं लगा ना, जिंक और कॉपर दोनों जगह सिल्वर सिल्वर लगा। अरे ऐसा नो, मेरी बात समझ रहे हो? तो कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर है? अच्छा, इसका नॉन स्टैंडर्ड केस में ई सेल क्या लिखेंगे? इसका ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 लॉग। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ओवरऑल रिएक्शन है क्या भाई इसका? दिस प्लस दिस करोगे तो ओवर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। नहीं भाई, ये एनोडिक कंपार्टमेंट का आयन है, Ag plus C1 से कैथोडिक कंपार्टमेंट का आयन है। एनोडिक का मान लो सिल्वर सिल्वर तुमने कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा पता है? ओवरऑल, ओवरऑल क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस गिव्स Ag प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। दोनों आयन को अलग अलग कलर से लिया है, रेड वाला कैथोडिक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल का। कॉन्सेंट्रेशन सेल में तुम्हें ऐसा लग रहा है सब कैंसिल कर देंगे, लेकिन दो अलग अलग कंपार्टमेंट में है, कैसे कैंसिल करोगे? कुछ नहीं किया हर्ष, इसको ऐड कर दिया बस, और कैंसिल नहीं किया चीजों को। लोगों को लग रहा है यहाँ Ag प्लस है प्रोडक्ट में, यहाँ रिएक्टेंट में, कैंसिल करो, नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ Ag प्लस C1 है दो अलग अलग और यहाँ Ag प्लस C2 है, समझ में आया? कैंसिल नहीं कर सकते। चल जल्दी से बताओ, इस सेल का ई नॉट सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल Ag प्लस एनोडिक वाला इनटू Ag कैथोडिक वाला। ई नॉट सेल क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल का? कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल क्या आएगा? अच्छा, ई नॉट सेल 2 इनटू वो जो ई नॉट सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल का बात करो स्टैंडर्ड केस में भाई साहब, दोनों जगह 1 1 होगा तो बैटरी काम करेगा क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ई नॉट सेल 0 नहीं आएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड केस में काम ही नहीं करेगा ना। और यहाँ देखिए, ई नॉट सेल मतलब सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ही रिडक्शन, 0.8 प्लस 0.051 लॉग वही तो समझा रहा हूँ। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। दोनों सेम। अरे भाई साहब, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। सुनो तो थोड़ा, सुनते क्यों नहीं? मैं ई नॉट सेल का बात कर रहा हूँ तब से। हाँ तो फिर तो रेडी हो जाएगा। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल क्या आएगा? एक खासियत है ई नॉट सेल की, ये सब फीचर्स है, आपको याद होना चाहिए, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 0। और यहां लिखोगे क्या? यहाँ पे देखो फिर से, यहां लिखना पड़ेगा Ag प्लस जो कौन से कंपार्टमेंट का? एनोड का, डिवाइड बाय Ag प्लस जो कौन से कंपार्टमेंट का है, ये लिखना पड़ेगा बच्चे। मेरी बात आई समझ में? बोलो, ये कैसे लिख दिया? सबको आ रहा है समझ में? पक्का? ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा वो समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या बातें बताई, ये समझ में आ रहा है? ओपी हमेशा बढ़ेगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस घटेगा, या किसी भी मेटल को ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करो
जिसमें उसी मेटल का कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उस केस में उस मेटल का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मेरी बात आई समझ में? हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगा के भी और कुछ कार्य कर सकते हैं। हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो थ्योरी से आ रहा है, नर्स से जो आ रहा है, उसको हम बता रहे हैं मैथमेटिकली। मैथ से अच्छा क्या रीजन हो सकता है? मैथ्स इज वन ऑफ द बेस्ट एब्सोल्यूट रीजन ना। लॉजिक मतलब मैथ्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नर्स इक्वेशन से हमें चीजें मिल रही है। किसी भी मेटल को अगर एक उसी के कैटायन में डीप करोगे, लेकिन वहां कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? वो कैटायन रॉड पे आ जाएगा। मतलब भाई सोल्यूशन में बहुत ज्यादा है, चल। अरे ऐसा नो, मतलब अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो उस मेटल एटम का डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और अगर किसी मेटल को उसी मेटल कैटायन में डीप करते हो, लेकिन वहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उसी मेटल का रॉड से सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी। ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है? बहुत जान डाला है भाई, प्लीज समझ जा। हाँ ओके, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ओवरऑल रिएक्शन समझ में आ रहा है? कैंसिल नहीं करेंगे, चलेगा? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेल का हम इसके बाद क्या लिख दें? ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591। इस इक्वेशन में इनका वैल्यू 1 है। लॉग ऑफ C1 बाई C2 कर दें बच्चे? बोलो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, फॉर स्पॉन्टेनिटी इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल, ई सेल क्या बोलोगे भाई? ग्रेटर देन 0 ना। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 बोलोगे, ई सेल क्या बोलोगे? ग्रेटर देन 0। अब इस पूरे को ग्रेटर देन 0 बोलोगे, माइनस 0.0591/1 लॉग C1 बाई C2। अगर तुम इसको ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लॉग C1 बाई C2 लेस देन 0 होगा। अगर लॉग का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू 1 से कम है। यहां से क्या मिलेगा? C1 बाई C2 लेस देन 1, C1 लेस देन। ये तो आंसर तूने पहले भी बता दिया था, लेकिन अभी प्रूफ हो गया मैथ्स के थ्रू। ये तो पहले भी बता दिया था कि सर एनोडिक में जो Ag प्लस है ना, उसको बहुत कम रखो। बोलो। चलो लिखना शुरू करो। मैं चाहता हूं पूरे एक पेज आप जज्बात भी लिखो रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन सेल। आपके मॉड्यूल में दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ो भी अभी राइट नाउ। चलो आगे बढ़े, बोलो। तो यहां तो सेम मेटल ले लिया, अच्छी बात है। एन का वैल्यू या तो 1 या 2 होगा। अब मान लो दो SHE कनेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करना है इसमें। देखो, PT सॉलिड, H2 गैस, प्रेशर P1 है, H प्लस एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन C1 है, सॉल्ट ब्रीज, H प्लस एक्वस C2, H2 गैस, P2, PT सॉलिड। मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में फॉर स्पॉन्टेनिटी C1 C2 P1 P2 पे क्या कंडीशन होगा वो बताना है। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? फॉर स्पॉन्टेनिटी मतलब दो SHE कपल कर दिया, एनोड भी SHE है, कैथोड भी SHE है, ठीक है? एनोड में हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो। थ्योरी कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है ये समझ में आया? अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जो अभी जेईई एडवांस वाला 1992 वाला जो सवाल है, वहां भी ऐसे ही दिख रहा था ना, मेटल मेटल सॉल इनसोल्युबल, यहाँ भी इनसोल्युबल। थोड़ा सा लगता है वहाँ AgCl था, एक जगह AgBr था, थोड़ा डिफरेंस भी है। एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है वो जो होमवर्क दिया है, क्योंकि एक जगह पे AgCl एक जगह पे AgBr है, और दोनों की KSP भी दी हुई है। यस नो? ठीक है, इसमें क्या बोलना? इसमें आपको बताना है फॉर स्पॉन्टेनिटी C1 C2 P1 P2 में क्या क्राइटेरिया होगा। P1 P2 से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। C2 तो पड़े, C2 तो ज्यादा होना चाहिए। P1 P2 से पड़े, क्योंकि P1 ज्यादा होना चाहिए P2 से। C1 C2 से सर फर्क पड़ेगा। C1 भाई साहब पूरा लिख, पहले हाफ सेल लिख, कैथोड पे एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन लिख, एन का वैल्यू बता, पूरा नर्स इक्वेशन C2 लगा, ज्यादा होगा। ओवरऑल रिएक्शन लिख पहले से, ऐसे मत कर, लिख पहले पूरा। एक बार बस बताओ ना, जो मैंने ज्यादा होना चाहिए। P1 has to be less than P2 and C1 has to be greater than C2। नहीं, फॉर्मूला में P/C² था।
जो फॉर्मूला चलो ठीक है, आप एक काम करो ना, सॉल्व तो करो भाई। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल सिर्फ वो वाला दिया है, जिंक आयन वाला, आपके मॉड्यूल में दिया है। नहीं, हाँ वो भी दिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पे H2 वाला भी दिया है, थोड़ा सा पार्ट तो दिया ही है। चलो डिस्कस करो जल्दी से। So P1 greater than P2. मैं चाहता हूँ आप एनोड पे रिएक्शन लिखो, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, दो अलग कलर यूज कर लो, या तो फिर बोलेगा कैंसिल हो रहा है। हाँ क्या पूरा दो हाफ सेल भी बना सकता है, दो SHE भी बना सकता है, ताकि सही दिखे थोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने अभी सिल्वर वाले SHE बनाए भी थे क्लास में। चलो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बात करें, है ना। यहाँ पे SHE है, ठीक है, यहां भी SHE ही लिया है हमने। ठीक है, दोनों जगह SHE लिया है। प्लेटिनम, यहां पर भी प्लेटिनम। यहाँ H+ कितना है बच्चे? C1। यहाँ पूरे सॉल्यूशन में H+ कितना है? C2। यहाँ पे जो गैस बबल कर रहे हैं H2 गैस, उसकी प्रेशर कितनी है? P1। यहाँ जो H2 गैस बबल कर रहे हैं, प्रेशर कितनी है? P2। ऐड कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, क्या यही है ना पूरा? ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन ही तो करना है, तो जो इसके ऊपर H2 गैस है वो कहाँ जाएगा? H2 गैस कहाँ जाएगा जी? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो एनोडिक कंपार्टमेंट में प्लेटिनम सरफेस पे जो H2 गैस है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, H+ के फॉर्म में जाएगा। कैथोड में क्या होगा? देखो मैंने अलग कलर यूज कर लिया, जो यहाँ H+ है वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होगा? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ओवरऑल क्या लिख दें बच्चे? जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसको ओवरऑल में चेंज कर रहा हूं मैं। ओवरऑल में देखो, पहले तो यहाँ 2H+ लिख देता हूं, और यहाँ पे H2 गैस लिख देता हूं, और इसके वाले में क्या लिखना पड़ेगा? H2 और यहाँ 2। ये ओवरऑल है। ब्लैक वाला कौन सा कंपार्टमेंट है? एनोड। और रेड वाला कौन सा कंपार्टमेंट है? कैथोड। अब बताओ इसका पहले E0 सेल बता दीजिए बच्चे, 0 ले लें। E0 सेल कैसे 0 लिखते हैं एक बार फिर से समझा दूं, है ना। H+ से H2 है रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन है H2 से H+, सेम है ना। तो ये भी 0, ये भी 0। जिसको पहले नहीं समझ में आया, अब याद रख लो, कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 सेल हमेशा 0 होता है। अब मैं इसी के लिए नस्ट इक्वेशन लगाता हूं। नॉन स्टैंडर्ड केस में बातें हो रही है ना, कांड कैसे चल रहा है, ये सारे कांड कैसे हो रहे हैं? नॉन स्टैंडर्ड केस में ई सेल क्या लिख दें? 0-। हाँ देखा, अभी समझदारी वाली बात बोली। स्टैंडर्ड केस में ऐसे भी डेड है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखना क्या पड़ेगा पता है? यहाँ पे H+ का सॉरी प्रेशर ऑफ H2 लिखना पड़ेगा। ये कैथोड नहीं, डिवाइड बाय यहाँ पे H+ का स्क्वायर कैथोड इनटू H+ का स्क्वायर एनोड इनटू प्रेशर ऑफ H2 एनोड। बोलो अच्छा एक बार पूरा एक बार में लिख दें? अरे जो रिएक्शन है उसी का क्यू लिखना है ना भाई। तो अब वैल्यूज पुट करो। ई सेल इक्वल टू -0.591/2 लॉग, वैल्यूज रख देते हैं। ये शायद C2 है इंटू P1 डिवाइड बाई C1, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? प्रेशर कितना है? P2 ना, P2 इंटू C1 का स्क्वायर, अभी सही है। और नीचे आ जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू P1, सही है। अब बताओ ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या? स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से डायरेक्ट अगर क्लाउज लगाओगे
मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक दो स्टेप बंक करूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं C2 greater than P2 इंटू C1 स्क्वायर बाई C2 स्क्वायर इंटू P1 लेस देन 1, पक्का, ये क्लाउज हो गया। बोलो अब चाहो तो यहाँ पे 2-3 केसेस बना सकते हो। पहला केस हम कैसे बोल सकते हैं, P2 इंटू C1 स्क्वायर ग्रेटर देन C2 इंटू P1 स्क्वायर। एक केस तो ये हो गया फॉर स्पॉन्टेनिटी, जब प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा लेस देन ना, अच्छा उल्टा लिख दिया, हाँ ये लेस देन होगा, अभी सही है, बोलो सही है, अरे सुनो दूसरा, अच्छा कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल तो दिया रहेगा बट प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन नहीं रहेगा, तो दोनों सेम ले लेंगे ना, तो दोनों सेम ले लेंगे तो कंडीशन आ जाएगा सेकंड केस C1 लेस देन, ये वही एजी वाला बात हो गई जो अभी हमने किया था। ये कब बच्चे, जब P1 P2 बराबर। थर्ड केस हो सकता है पीएच सेम दे दे दोनों का, भाई साहब दोनों का पीएच सेम दे दे बट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही काम कर जाएगा, पीएच भी सेम दे देना, तो पीएच अगर सेम दे दिया तो ये कैंसिल हो गया, P2 लेस देन P1 जब C1 C2 से, तो ऐसे केसेस आ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल पे, तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, लिख लो। इस चैप्टर का मेनली 3 पार्ट है, कंडक्टेंस जो हमने करा दिया है ना, फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्स्ट इक्वेशन वगैरह, ये भी पार्ट हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 2 लेक्चर में क्या कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक्स, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत होगा तो कंडक्टेंस वाला ग्राफ वगैरह भी बता दूंगा, खत्म। कंडक्टेंस का ग्राफ तुम लोग सीख गए थे शायद, लेकिन कुछ कुछ केसेस में डाउट है, हाँ वही जो ग्राफ है घट रहा है बढ़ रहा है क्या है ना, एडवांस में भी आते हैं, एक दो बार मेंस में भी आते हैं, टेस्ट में भी दिया था एक, है ना। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आ गया तुम्हारे ग्रुप पे, मैंने 11 का GOC 1, क्योंकि इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू कर सकते हैं, समझ गए ना, सॉल्यूशन के बाद ऑर्गेनिक दोनों साथ में चला सकते हैं, मेरे को क्या दिक्कत है, 2 लेक्चर सॉल्यूशन 2 लेक्चर ऑर्गेनिक ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में बहुत इन डेप्थ जाना है ना। ऑर्गेनिक में अभी इस बार का जो पेपर देखा मैंने, तो ऐसे समझो कि NCERT स्क्रैप पे डाल दो, अब ऐसा लग रहा है एडवांस के लिए, मेंस के लिए ठीक है, नीट के लिए भी सेम है, लेकिन एडवांस के लिए भाई NCERT डाल दो स्क्रैप पे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे रिएजेंट है जो एडवांस NCERT में है नहीं, लेकिन है उस पे क्वेश्चन, पुराने में थे, पुराना तो 2006 में बना था भाई, है ना, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मॉड्यूल फॉलो करेंगे और सारे रिएक्शन सारे रिएजेंट समझ लेंगे। तो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ GOC 2। देखो क्या होगा, पूरा फिजिकल चलेगा, 2 महीने लगभग, अप्रैल में चल रहा है, मई में चल रहा है, तो हम लोग सोल्यूशन को आराम आराम से करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन भी करेंगे लेकिन वीक में 2 दिन सोल्यूशन 2 दिन ऑर्गेनिक, ऐसे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी होमवर्क जल्दी करो, मैंने मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन दिया है ना सॉल्व करने के लिए, बैठा पड़ा है जी, 74 और 75 पेजेस का कुछ क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैंने 35 बोला है सॉल्व करने, करिए प्लीज।